आज हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो सेल होता है, सेल के चारों ओर सेल वॉल रहता है प्लांट सेल में। ठीक है, ठीक सेल वॉल के नीचे रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत सारे मॉलिक्यूल और आयन अंदर जाते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल आयन अंदर से बाहर जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो चलता है उसके लिए जो चाहिए, वाटर एंड आयंस मॉलिक्यूल्स जो चाहिए बाहर से अंदर जाता है और अंदर से बाहर भी बहुत सारे आयन मॉलिक्यूल जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस टाइप के जो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल आयंस अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, इसको बोला जाता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेम्ब्रेन के द्वारा तो उसको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इससे एब्सॉर्प्शन होता है, बाहर से अंदर जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सेल वॉल। ठीक है, सिक्रेशन, इससे बहुत सारी चीज़ सेक्रेट किया जाता है बाहर। एक्सक्रेशन, कि जो भी फालतू चीज़ें रहता है उसको बाहर कर दिया जाता है एक्सक्रेशन के माध्यम से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग जानते हैं कि इसमें परमेबिलिटी जो सेमी परमेबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और मतलब सिलेक्टिवली परमेबल भी होता है। बहुत सारी चीज़ों को अंदर आने नहीं देता है, केवल सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देते हैं और बाहर किया जाता है। ठीक है, तो उसके परमेबिलिटी को देखते हुए हम लोग देखे हैं कि 4 टाइप के परमेबिलिटी पाया जाता है। एक होता है इम्परमेबल। इम्परमेबल मतलब कुछ चीज़ें ऐसा रहता है कि बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जा नहीं सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके बिल्कुल नहीं जा सकता, उसको हम बोलेंगे इम्परमेबल, पूरी तरह से अपरागम्य है। ठीक है, ऐसा कब होता है? जैसे जानते हैं हम लोग सेल वॉल जो है वो परमेबल होता है, पूरी तरह से सब चीज़ उसके अंदर जा सकते हैं, अंदर से बाहर सेल वॉल जो होता है परमेबल। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कि परमानेंट टिश्यू बन जाता है प्लांट में, हम लोग जानते हैं, तो उस समय सेल वॉल में क्यूटिन, वैक्सी सब्सटेंसेस, सुबेरिन, ये सब चीज़ें जमा होने लगता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है पूरी तरह से इम्परमेबल हो जाता है उस समय। वाटर उस समय अंदर जा नहीं सकता है, इसलिए सेल धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। तो उस टाइप से जब सेल वॉल में क्यूटिन, सुबेरिन, वैक्सी सब्सटेंस, ये सब चीज़ें जमा हो जाता है तो इम्परमेबल हो जाता है पूरी तरह से सेल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इम्परमेबल। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ें अंदर बाहर आ जा नहीं सकते तब उसको क्या बोलेंगे? हाँ, इम्परमेबल। तो कई बार ऐसा होता है जब सभी टाइप के सब्सटेंस जो होता है फ्रीली अंदर जा सकता है और फ्रीली अंदर आ सकता है, उसको हम बोलेंगे परमिएबल। पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, उसको हम बोलेंगे परमिएबल। जैसे प्लांट का सेल वॉल पूरी तरह से परमिएबल रहता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर आ सकता है। फिल्टर पेपर, ये भी पूरी तरह से परमिएबल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेमी परमेबल। सेमी परमेबल में ऐसा होता है कि वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही अंदर जा सकते हैं, प्योर वाटर एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल बिल्कुल अंदर जा भी नहीं सकते और सॉल्यूट पार्टिकल अंदर से बाहर आ भी नहीं सकते। ठीक है, इस टाइप का जो मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी रहता है इसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूरिनरी ब्लडर, गॉल ब्लडर, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइट मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें जो होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। सॉल्वेंट और जो वाटर रहता है वही पास हो सकता है, बाकी चीज़ें पास नहीं कर सकता। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल क्या होता है? कुछ सिलेक्टेड आयनल मॉलिक्यूल को ही सेल मेम्ब्रेन से आर पार करने दिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो
केवल सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देते हैं, सिलेक्टिव चीज़ ही बाहर जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे? सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनल्स का मेम्ब्रेन, ये सब जो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी किसको बोलेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आर पार करने के लिए सेल वॉल पूरी तरह से परमेबल होता है सभी चीज़ों के लिए, लेकिन उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन रहता है जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कई चीज़ों के लिए परमेबल होता है, आने जाने पूरी तरह से देते हैं, कई चीज़ों के लिए इम्परमेबल होता है और कई चीज़ों के लिए सिलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे परमिएबिलिटी। अब हम देखेंगे इम्बिबिशन। बहुत सारे सब्सटेंस, इम्बिबिशन बहुत ही सिंपल चीज़ होता है, जैसे सॉलिड चीज़ वाटर या लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, उसी को बोला जाता है इम्बिबिशन। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जब उसको हम लिक्विड में डाल देने से, कुछ सब्सटेंस को जब लिक्विड में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? फूल जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फूल जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय सॉलिड, सॉलिड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जब लिक्विड को और फूल जाता है, उसी को बोला जाता है इम्बिबिशन। ठीक है, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल रहा है, उसको बोला जाता है इम्बिबिटेंट्स, और इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है इम्बिबिशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्बिबिशन पावर, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने का सबसे ज़्यादा पावर होता है अगर 99% एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और लिक्विड को। ठीक है, उसके बाद पैक्टिन, उसके बाद प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, इनके एब्जॉर्बिंग पावर के हिसाब से इसको लिखा गया है। सबसे ज़्यादा अगर जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद पैक्टिन, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद स्टार्च, उसके बाद सेल्यूलोज। ठीक है, जिलेटिन, गाम, वुड, ड्राई सीड्स, फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स भी वाटर लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग जानते हैं बहुत सारे, जैसे रॉक, बहुत सारे पत्थर ऐसा होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण नरम हो जाता है और मतलब फट जाता है। जैसे कोई घर ईंटा से बना हुआ है, ईंटा वाटर को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे नरम हो जाता है, धीरे धीरे वाटर बिल्कुल मतलब एब्जॉर्ब करते करते धीरे धीरे क्या होता है? टूट जाता है और घर खराब हो जाता है। ठीक है, तो रॉक आर ब्रोकन ड्यू टू द इम्बिबिशन, रॉक जो टूटता है वो भी इम्बिबिशन के कारण ही टूटता है। ड्राई सीड्स, ड्राई सीड्स जैसे चना के हम लोग जब वाटर में डाल देते हैं, चना फूल जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? उसके बाहर का लेयर जो है फट जाता है और जार्मिनेट करता है। ठीक है, ऊपर से प्लेम्यूल निकलता है, नीचे से रेडिकल, हम लोग जानते हैं। तो ये भी इम्बिबिशन का ही एग्जाम्पल है। सीड्स, ड्राई सीड्स जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। बहुत सारे फ्रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करता है। वुड, ठीक है, लकड़ी में बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है, हम लोग जानते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करते करते लकड़ी जो होता है सड़ जाता है। गम वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिलेटिन वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जो है एक टाइप के डिफ्यूज़न ही होता है, ये भी एक टाइप के डिफ्यूज़न ही होता है। तो इम्बिबिशन जब होता है उस समय भी एक प्रेशर काम करता है उसके विरोध में, इम्बिबिशन होने के विरोध में, उसको क्या बोलेंगे? इम्बिबिशन प्रेशर। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? वाटर जर्मिनेटिंग सीड्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके ही फूल जाता है, इसके बाहर का चीज़ फट जाता है, ऊपर से प्लेम्यूल निकलता है, नीचे रेडिकल। ठीक है, जर्मिनेट सीड्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करके ही जर्मिनेट करते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, सेल वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। सीड्स जो सीड कोट जो ब्रेक होता है वो भी वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण होता है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो होता है वो पक के जो सीड्स बनता है वो भी इम्बिबिशन के कारण ही होता है। ठीक है, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब चीज़ें जो है इम्बिबिशन पावर इन लोगों का रहता है। और अगर का सबसे ज़्यादा रहता है 99%, हम लोग पढ़े हैं ना। स्टार्च और सेलुलोज, उसके बाद लिग्निन जो होता है उसमें इम्बिबिशन नहीं होता। ठीक है, लिग्निन में इम्बिबिशन पावर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर के साथ घुलता ही नहीं है, इसलिए हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसलिए लिग्निन में इम्बिबिशन नहीं पाया जाता, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे टारगेट प्रेशर। टारगेट प्रेशर किसको बोलेंगे? जब किसी वाटर में कोई सेल को डाला जाता है,
ठीक है, हम लोग जानते हैं कि तब क्या हो जाएगा, वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने लगता है लिक्विड, है ना। जाने से सेल जो है पूरी तरह से फूल जाएगा। जब सेल पूरी तरह से फूल जाता है, बाहर से लिक्विड पूरी तरह से अंदर आएगा, ये पूरी तरह से फूल गया, तब अंदर जब पूरा भर जाता है उस समय अंदर से बाहर की ओर भी प्रेशर जाता है, अंदर से बाहर की ओर, क्योंकि सेल वॉल जो है इलास्टिक नेचर का होता है। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर भी प्रेशर होगा, क्योंकि पूरी फूल गया, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो उसको बोला जाता है टर्गर प्रेशर, उसी को बोला जाता है टर्गर प्रेशर। ठीक है, जब सेल को वाटर में डाला जाता है तब एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस मतलब बाहर से अंदर की ओर सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये फूल जाता है, फूलने से टर्गर प्रेशर, अंदर से बाहर की ओर जो प्रेशर दिया जाता है सेल वॉल पर या सेल मेम्ब्रेन पर, उसको हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर। सेल वॉल जब ये पूरी तरह से फूल गया, इसके अंदर से बाहर की ओर प्रेशर डाला जा रहा है, तब वाटर भी अंदर तभी भी आने की कोशिश कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को सेम करने के लिए, बाहर का और अंदर का। ठीक है, इसलिए बाहर से भी प्रेशर पड़ेगा और अंदर से भी होगा। बाहर के प्रेशर को हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर, और ये जो बाहर से सेल के बाहर से सेल पर जो प्रेशर पड़ रहे हैं अंदर जाने के लिए वाटर का, तो इसको बोलेंगे वॉल प्रेशर, क्योंकि वॉल पर प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, सेल वॉल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर, सेल वॉल से इक्वल प्रेशर डाला जाता है बाहर से ऑपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, तो इसको बोलेंगे वॉल प्रेशर। ठीक है, कुछ नहीं, वाटर को एब्जॉर्ब करके सेल फूल गया तो अंदर से प्रेशर चलेगा सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और बाहर से भी एक प्रेशर पड़ता है, लिक्विड अंदर फिर भी आने की कोशिश करता रहता है करके। ठीक है, इसको बोलेंगे वॉल प्रेशर, जो बाहर से अंदर की ओर डाला जाता है, और जब अंदर से बाहर की ओर जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलेंगे टारगेट प्रेशर। ठीक है, तो जब सेल पूरी तरह से फूल गया उस समय जितना टारगेट प्रेशर होता है उतना ही वॉल प्रेशर होता है, सेम होता है। तो इसको बोला जाता है TP = WP, मतलब टारगेट प्रेशर अंदर से बाहर की ओर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, बाहर से अंदर की ओर भी उतना ही प्रेशर लगता है फुल टारगेट सेल में। ठीक है, तो टारगेट प्रेशर = वॉल प्रेशर। तो टारगेडिटी से क्या लाभ होता है, सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टारगेडिटी बहुत ज़रूरी है, मतलब सेल की पूरी तरह से ऐसे फूलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग जब सेल के ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, ये सब जो होता है, सेल का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसमें सेल का टारगेडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप का मूवमेंट, जैसे न्यूट्रिशन मूवमेंट, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसमें सेल पूरी तरह से टारगेट हो जाता है। ठीक है, स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए वो क्या करता है, बाहर से वाटर अंदर की ओर जाने लगता है और सेल पूरी तरह से टारगेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा टारगेट हो जाने से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, इसलिए सेल का टारगेडिटी होना बहुत ज़रूरी होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। और जाइलम वेसल्स में जो वाटर चढ़ता है फोर्स से, जाइलम वेसल्स में जो वाटर फोर्स के साथ ऊपर चढ़ता है उसमें भी सेल का टारगेडिटी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये था टारगेट प्रेशर। परमेबिलिटी किसको पढ़े हम लोग, परमेबिलिटी मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल होता है, बहुत सारे ऐसा होता है वॉल जो कि पूरी तरह से इम्परमेबल होता है, कुछ भी अंदर आ जा नहीं सकते, बहुत सारा पूरी तरह से परमेबल होता है, सब कुछ आ जा सकते हैं। कुछ सेमी परमेबल रहता है, केवल लिक्विड एंड सॉल्वेंट अंदर आता है और बाहर जाता है, बाकी चीज़ सॉल्यूट बिल्कुल आ जा नहीं सकते। और सिलेक्टिवली परमेबल मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने जाने दिया जाता है। ठीक है, इम्बिबिशन में हम लोग क्या पढ़े, कोई भी सॉलिड मटेरियल जब वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है उसी को बोला जाता है इम्बिबिशन।
ठीक है। जो चीज़ें फूल जाता है उसको इम्बिबिटेंट्स बोला जाएगा और इस प्रोसेस को इम्बिबिशन बोलेंगे। टारगेट प्रेशर किसको बोलेंगे? जब कोई भी सेल को लिक्विड में डाला जाता है तो सेल जो है वो फूल जाता है, क्योंकि बाहर से जो हम लोग जानते हैं वाटर का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने लगता है, तो सेल पूरी तरह से फूल गया। तब अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर पड़ता है, उसको टारगेट प्रेशर बोलेंगे। अब बाहर से अंदर की ओर जो पड़ेगा उसको वॉल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। ये था टारगेट प्रेशर। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टारगेट प्रेशर, वॉल प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो सबसे पहले सबका डेफिनेशन देना जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले प्लांट सेल को जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है? तो ऑस्मोसिस होगा। वाटर के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। और इसमें जो प्रेशर कम करता है ऑपोजिट में उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो वाटर अंदर की ओर जाएगा, जो प्रेशर टारगेट प्रेशर हम लोग पढ़ लिए, अंदर से बाहर की ओर टारगेट प्रेशर, बाहर से अंदर की ओर वॉल प्रेशर, है ना। तो प्रेशर इसी को दिया गया है। पहले टारगेट प्रेशर किसको बोलते हैं, उसके बाद बाहर से भी एक प्रेशर कम करता है जिसको बोलेंगे वॉल प्रेशर, ठीक है। कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे पूरी तरह से फूल गया, बाहर से अंदर भी कोई लिक्विड आना जाना नहीं कर पा रहा है और अंदर से बाहर भी नहीं, पूरी तरह से फूल गया। तब क्या हो जाता है? TP इज इक्वल टू WP। वॉल प्रेशर और टारगेट प्रेशर सेम हो जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्योर वाटर जो है उसमें जब सॉल्यूट को डाला जाता है, जितना सॉल्यूट डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टारगेट प्रेशर सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही टारगेट प्रेशर, इसलिए OP माइनस टारगेट प्रेशर इज इक्वल टू 0। प्योर सॉल्वेंट जो रहता है उसका सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न प्रेशर रहता है। प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूज़न प्रेशर सबसे ज़्यादा, ये सब चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूज़न प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग पढ़े थे कि प्योर वाटर जो है उसमें डिफ्यूज़न प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिफ्यूज़न प्रेशर से कम डिफ्यूज़न प्रेशर की ओर मूवमेंट होता है वाटर का, है ना। वाटर के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। तो प्योर जो सॉल्वेंट होता है उसका डिफ्यूज़न प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, उसमें जितना सॉल्यूट मिलाया जाएगा डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्योर वाटर के जो डिफ्यूज़न प्रेशर होता है और सॉल्वेंट में प्रेजेंट प्योर वाटर का जो डिफ्यूज़न प्रेशर होता है, इन दोनों के जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है DPD, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, जो उस समय जो सॉल्वेंट रहता है दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में, उसी को बोला जाता है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट जो होता है, जितना सॉल्यूट मिलाया जाएगा DPD उतना बढ़ेगा, और जितना सॉल्यूट कम मिलाया जाएगा DPD कम। इसका प्योर वाटर का DPD सबसे कम, जितना सॉल्यूट मिलाया जाएगा DPD ज़्यादा होता जाता है। इसका मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूज़न प्रेशर इक्वल टाइप का होता है। हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर भी प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा, जितना सॉल्यूट मिलाया जाएगा कम हो जाता है। DPD भी सेम होता है, ठीक है। प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, जितना सॉल्यूट मिलाया जाता है DPD कम हो जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और DPD जो है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट सेम टाइप का ही होता है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्योर सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट जो रहता है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं जिस वाटर में बहुत कम सॉल्यूट मिला रहता है उसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मिला रहने से उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से भी प्योर वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है DPD। इससे क्या होता है? इसको बोला जाता है सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए सक्शन प्रेशर भी DPD को बोला जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम लोग जानते हैं कि DPD सेम हो गया, और सक्शन प्रेशर भी DPD को ही बोला जाता है।
सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के अंतर को डीपीडी बोलेंगे, ठीक है। डीपीडी और सक्सेन प्रेशर दोनों टर्म जो है दिए थे बी एस मेयर साइंटिस्ट 1938 में इसके बारे में बोले थे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एंड सक्सेन प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। कितना ऑस्मोटिक प्रेशर एक सेल में है और माइनस वॉल प्रेशर कितना बाहर से लग रहे हैं। तो डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगेट प्रेशर भी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगेट प्रेशर। इतना याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी एक ही होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम होता है डीपीडी कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है डीपीडी बढ़ता है, ठीक है। और डीपीडी को सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। सक्शन प्रेशर मतलब प्योर वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। तो एंडोस्मोसिस जब होता है वाटर में, जब एंडोस्मोसिस होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है कम होता है, ठीक है। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या प्योर वाटर भी बोल सकते हैं, प्योर वाटर में किसी सेल को डाला जाता है तब क्या होता है, वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है लिक्विड का, है ना, वाटर का। तो क्या हो जाएगा, सेल जो है एंडोस्मोसिस होने लगेगा, बाहर से लिक्विड अंदर की ओर जाएगा और सेल जो है पूरी तरह से फूल जाता है। तो सेल जब पूरी तरह से फूल जाएगा तो टारगेट प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल प्रेशर भी बढ़ेगा। हम लोग पहले पढ़े है ना, अंदर से बाहर की ओर भी प्रेशर जितना पड़ेगा बाहर से अंदर, इसको वॉल प्रेशर बोलेंगे, टारगेट प्रेशर। टारगेट प्रेशर भी बढ़ता है, ऑस्मोटिक ये भी बढ़ता है, वॉल प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। जब फुली टारगेट सेल, जब पूरी तरह से टारगेट सेल रहता है, जब इक्विलिब्रियम हो जाता है बाहर अंदर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल रहता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टीपी, टारगेट प्रेशर हो जाता है उस समय, ठीक है। फुल टारगेट सेल में जब पूरी तरह से फुला हुआ सेल रहता है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और टारगेट प्रेशर जो है सेम होता है। ऑस्मोटिक ओपी इज इक्वल टू टीपी। तो डीपीडी जो होता है वो 0 होता है। सक्शन प्रेशर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब पूरी तरह से फूल जाता है तब और एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता प्योर वाटर को, इसीलिए डीपीडी जो होता है उसी को सक्शन प्रेशर बोलेंगे, तो वो 0 होता है, ठीक है। इस टाइप से वाटर और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दूसरे में क्या होता है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाला जाता है, हाइपरटोनिक मतलब बाहर का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम, तब क्या हो जाएगा, इसके अंदर के जो कॉन्सेंट्रेशन कम, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें प्योर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ कम है वहाँ चला जाता है, इसलिए सेल जो है फ्लैसिड हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसको बोला जाता है एक्सोस्मोसिस, इसके अंदर का लिक्विड बाहर निकल जाता है, ठीक है, एक्सोस्मोसिस। तो एक्सोस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, टारगेट प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि फुल जो टारगेट सेल उसी में टारगेट प्रेशर अंदर से बाहर की ओर हो रहा है ना, तो फ्लैसिड सेल में टारगेट प्रेशर होता ही नहीं, इसलिए टारगेट प्रेशर इस समय 0 हो जाता है पूरे फ्लैसिड सेल में। सिकुड़ा हुआ सेल जो होता है उसमें टारगेट प्रेशर बिल्कुल 0 होता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मोलाइट सेल, ठीक है। इस टाइप के टारगेट प्रेशर जो होता है पूरी तरह से 0 हो जाता है। टीपी इज इक्वल टू 0 इन फुली फ्लैसिड सेल। तो डीपी इज इक्वल टू ओपी होगा। डीपीडी जो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, सक्शन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है उस समय, ठीक है। इस टाइप से टारगेट प्रेशर, इम्बिबिशन, परमेबिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन टारगेट प्रेशर, वॉल प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।